नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जगदीश चंद्र जी का उपन्यास कभी न छोड़ो खेत। चलिए शुरू करते हैं। नंबरदारों का करतार घोड़ी को सरपट दौड़ाता हुआ खेतों से गांव को वापस आ रहा था। उसने जल्दी घर पहुंचने के लिए घोड़ी का मुंह शामलात की ओर मोड़ दिया, जहां नीलो वालिये नत्था सिंह की बहू और ठाकुर की पत्नी शीतल कौर गोबर थाप रही थी। हवा में बातें करती हुई घोड़ी को अपनी ओर आता देख शीतल कौर घबरा कर उठी, लेकिन शलवार का पायजामा पाँव में फंसने से गिर पड़ी और उसके मुंह से चीख निकल गई। घोड़ी उपलों को रोकती हुई आगे निकल गई। ताजा गोबर के छींटे शीतल कौर के कपड़े और चेहरों पर पड़े। शीतल कौर का छोटा देवर राजू चारे का गट्टा फेंककर थोड़ी दूर अपने तबेले के फाटक में खड़ा सुस्ता रहा था। उसने अपनी भाभी को गिरते देखा और उसकी चीख भी सुनी। उसने घुड़सवार को ऊंची आवाज में गाली दी थी और फावड़ा उठाकर उड़दशा में भागा जिधर घोड़ी मुड़ी थी। करतार ने गाली सुनी तो घोड़ी की लगाम खींच ली और उसको मोड़ता हुआ बोला, ओ कौन है माँ, अपनी दाखम सु सुरमा जिसने करतार को गाली दी है? सामने आ, तेरी शक्ल तो देखूं। राजू गालियां देता उस स्थान की ओर आ गया जहां करतार ने घोड़ी रोकी थी। करतार को देख राजू की आंखों में खून उतर आया और अपनी दादी, बापू और माँ से नंबरदारों के साथ अपने पुराने झगड़े का सारा विवरण उसे सहसा याद हो आया। उसने करतार को मोटी गाली देकर कहा, खड़ा हो, तेरे घुड़सवार की माँ को मैं। राजू को देख करतार को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन साथ ही उसके मन प्राण सिहर उठे। एक क्षण के लिए वह सोचता रहा, फिर भागने की कोशिश में घोड़ी को एड़ लगाई, लेकिन राजू ने तेजी से आगे बढ़कर घोड़ी की लगाम पकड़ ली। नीचे उतर, कुत्ते के पुत्र, बड़ा सांड बना फिरता है। घोड़ी की लगाम छोड़ दे, नहीं तो कच्चे को खा जाऊंगा। अगर लड़ाई का इतना ही शौक है तो मुझे एक बार घर हो आने दो। करतार ने घोड़ी पर बैठे बैठे पांव से राजू को परे धकेल कर लगाम छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। राजू लगाम को अपनी कलाई के इर्द गिर्द लपेटते हुए बोला, घर क्या माँ का दूध चूसने जाना है? कहो उस कजरी को यहाँ बुला लाऊं? राजू ने सबसे छोटे भाई बीर ने उन्हें झगड़ते देखा तो अपने पिता को जोर जोर से आवाजें देने लगा, बापू, ओ बापू, बापू। राजू का नंबरदारों ने करतारे से झगड़ा हो गया है। अपने पुराने प्रतिद्वंदी खानदान से अपने बेटे के झगड़े की बात सुनकर नत्था सिंह नंगे पांव ही शामलात की ओर भागा। ठाकुर कुएं पर नहा रहा था। उसने बाल्टी वहीं छोड़ दी और कमर पर गीले साफे के साथ ही शामलात की ओर दौड़ आया। तबेले की ओर आ रही प्यारू ने उनके झगड़ने की आवाजें सुनी तो तबेले से लाठी उठाकर शामलात की ओर आ गया। शीतल कौर अपने ससुर नत्था सिंह को देखते ही फूट पड़ी। उसकी आंखों में आंसू देख वे फुफारने लगे। शीतल कौर चेहरे से गोबर पोंछती हुई बोली, मोए करतारे को क्या नई जवानी आई है? प्यारू ने अपनी भाभी की ओर देखा और फिर करतार पर निगाह डाली।
पारसाल अपने खलियान में गेहूं के 500 कट्टों को लगी आग की आकाश की ओर लपटती हुई लपटें उनकी आंखों के सामने नाचने लगी और फिर वे शोले उनकी आंखों में चमकने लगे। देख क्या रहे हो, मार दो साले को जान से, प्यारू ने करतार को टांग से पकड़कर घोड़ी से नीचे गिराने की कोशिश करते हुए कहा। करतार ने पांव झटक कर प्यारू को पीछे फेंक दिया और बहुत ऊंची आवाज में गाली देकर बोला, ओ कुत्तियों दलियों, अकेला देखकर मुझे घेर रहे हो, मैं एक एक खून का पी जाऊंगा। करतार ने दोनों पांव नकाबों से निकाल लिए और उन्हें दूर रखने के लिए जोर जोर से पांव पटकने लगा। राजू ने घोड़ी की लगाम को पूरे जोर से खींचा तो वह बिदक गई। करतार लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। उसने उठने की कोशिश की तो प्यारू की लाठी उसके सिर पर पड़ी। उसने फिर उठाना चाहा तो ठाकुर का फावड़ा उसके कंधों पर इतने जोर से गिरा कि उसके 2 टुकड़े हो गए। करतार दहाड़ने लगा, हाय ओ माँ, मुझे नीलो वालियों ने मार दिया। करतार का विलाप सुन प्यारू उसके सिर पर जोर से लाठी मारता हुआ बोला, अब माँ को क्यों याद कर रहा है? वह कजरी हाथ आ जाए तो उसे टांगों से चीरकर फाड़ दूंगा। करतार का विलाप शीघ्र ही हाय हाय में बदल गया और फिर वह बेहोश हो गया। उसके सिर से खून बह कर नजदीक ही इकट्ठा होकर छपड़ी सी बनने लगा। करतार को मरा हुआ जानकर नत्था सिंह, ठाकुर, प्यारू और राजू अपने तबेले में वापस चले गए। गाली गलौज की आवाजें सुनकर कई लोग घरों और तबेलों से बाहर निकल आए थे, लेकिन झगड़े को बढ़ता देख वे जहाँ थे वहीं दुबक गए और चोरी छिपे देखने लगे। दिलदार ने सवेरे ही शराब पी ली थी। उसने करतार को जमीन पर बिछा देखा तो अपने हाथ में पतली सी लाठी घुमाता हुआ ललकार कर बोला, मार दो साले को, मेरी जमीन का अनाज खाकर मोटा हो गया है। दिलदार लड़खड़ाता हुआ करतार की ओर बढ़ा तो उसके चाचा फूमन सिंह ने उसे पकड़ लिया। पागल हो गए हो क्या? नीलो वालियों और नंबरदारों की लड़ाई है, तू जबरदस्ती तीसरा फरीक क्यों बनना चाहता है? चाचा, यह साला मेरी जमीन का अनाज खाकर मोटा हो गया है। इसी माँ के खस्म के बापू ने पुलिस में मेरी शिकायत की थी कि मैं नाजायज शराब कसीद करता हूँ। दिलदार अपने आप को फूमन सिंह की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करता हुआ बोला, लेकिन फूमन सिंह ने उसकी बाह पर गिरफ्त मजबूत कर दी। वह उसे शामलात से दूर घसीटने लगा तो दिलदार ने उच्च स्वर में कहा, ओ नीलो वालियों, करतार, माँ दे खस्म को जिंदा नहीं छोड़ना। इसकी नब्ज देख लो, अगर सांस बाकी है तो बर्छे से इसका दिल चीर दो। घोड़ी बिना सवार के दनाती हुई तबेले में जा पहुंची। भय के मारे वह एक जगह नहीं टिक रही थी। पिछली टांगें पटकती हुई चारों ओर घूम रही थी। उसे इस तरह हिनहिनाते और पांव पटकते देख करतार का ताऊ वंचित सिंह बाहर निकल आया। करतार कहाँ है? उसने ऊंची आवाज में पूछा। कुछ ही क्षणों बाद उसका कामा मतलब नौकर छिब्बू भागता हुआ आया। सरदार जी, घोड़ी खाली आई है शामलात की तरफ से, बहुत डरी हुई है, जैसे किसी ने बहुत मारा हो। वंचित सिंह का माथा ठनका। उसके मन ने कहा कि आज फिर कुछ न कुछ हो गया है जो शामलात से घोड़ी खाली आई है। उसने कई आदमियों को आवाजें दी। कई ओर से कुछ लोग भागते हुए उसके पास आ गए तो वह घबराए हुए स्वर में बोला, जल्दी तैयार हो जाओ, शामलात से घोड़ी खाली आई है, करतार लेकर गया था। वंचित सिंह ने कील से लटकी अपनी किरण पाल उठा ली
म्यान से निकाल कर उंगली पर उसकी धार देखी। कुछ क्षणों के लिए वह किरण पार को हवा में झटकता हुआ उसकी शू शू की आवाज़ सुनता रहा। उसका छोटा भाई और करतार का पिता जगत सिंह उसके 2 कामे जग्गू और जागर बल्लम और गंडासी लेकर आ गए। बंची सिंह उन्हें संबोधित करता हुआ बोला, घोड़ी शामलात से खाली आई है। अभी बंची सिंह अपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि एक लड़का भागता हुआ अंदर आया और हकलाती आवाज़ में बोला, नीलो वालियों के ठाकुर और प्यारू ने करतार को शामलात में मार दिया है। उसकी बात सुनते ही जगत सिंह जोर जोर से गालियाँ देने लगा, ओ नीलो वालियों, मैं तुम्हारी माँ को, मैं एक एक का खून पी जाऊंगा। वह गालियाँ देता हुआ गंडासी उठा मकान की सीढ़ियाँ उतरने के बजाय छलांग मारकर बड़े दरवाजे की ओर भागा। बंची सिंह के 2 कामे जग्गू और जागर भी उसके पीछे भागे। बंची सिंह के शरीकेदार 2 और युवक सरदारा और बच्चन भी आ गए। उसने पहले अपनी किरण पाण उठा ली, फिर बच्चन के हाथ में देता हुआ बोला, तू पकड़ ले, ज़रूरत पड़ी तो मुझे दे देना। सरदारे, तू उस कोने से बलम निकाल ले, बच्ची सिंह ने संकेत करते हुए कहा। फिर उन दोनों से पूछा, जगत सिंह कहाँ है? वह जग्गू और जागर के साथ पहले ही चला गया है। बंची सिंह की आंखों के सामने जैसे धूप फटने लगी। उसने दोनों से कहा, चादरें लेकर सिर पर मंडा से बांध लो, पता नहीं आज शामलात में क्या हो जाए। और वह उन दोनों के साथ शामलात की ओर भाग गया। नत्था सिंह के तबेले के सामने खड़ा जगत सिंह उन्हें मोटी मोटी गालियाँ देता हुआ ललकार रहा था। कई लोग उसे शांत करने और काबू रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह हाथ पांव मारता हुआ उनकी पकड़ से निकलने के लिए बेताब हो रहा था। बंचित सिंह उसके पास जाकर बोला, जगत सिंह, करतार को भी देखो, इनसे तो बाद में निपट लेंगे, पहले उससे संभाले। बंचित सिंह उसका हाथ पकड़े नत्था सिंह के तबेले के ऊपर से होकर शामलात की ओर आ गया। सरदारा, जग्गू, जागर और बच्चन भी उसके पीछे पीछे आ गए। जगत सिंह अब भी चीख रहा था, चूहे की तरह अंदर क्यों दुबके बैठे हो, मर्द हो तो बाहर आओ। बंचित सिंह तेज तेज कदम उठाता जगत सिंह को साथ लिए गोबर के ढेरों को रोनता हुआ शामलात में पहुंच गया। उन्हें देख लोगों की भीड़ में कुछ हलचल हुई। बंचित सिंह और जगत सिंह दौड़कर आगे बढ़े। बंचित सिंह ने करतार का सिर उठाकर गोद में रख लिया। उसकी कनपटियाँ, गाल, मुंह, ठोड़ी लहू से लथपथ थे। बंचित सिंह ने उसे बुलाया तो करतार ने जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और फटी फटी नज़रों से दोनों की ओर देखा। बंचित सिंह के अंदर उबाल सा उठने लगा। जगत सिंह तो अपने आप को जैसे भूल ही गया। करतार ने दोनों की ओर देखते हुए बहुत कमज़ोर आवाज़ में कहा, प्यारू और ठाकुर ने घेर कर मारा है। फिर वह दृढ़ स्वर में बोला, अगर मैं बच गया तो एक एक की छाती पर बैठकर बदला लूँगा, अगर मर गया तो। करतार के ये शब्द सुन बंचित सिंह बड़ी कठिनाई से बनाया हुआ संयम टूट गया। लहू लुहान करतार जैसे आखिरी वसीयत कर रहा था, आज यहाँ से या तो हमारी लाशें उठेगी या उनकी। बंचित सिंह ने बच्चन से किरण पार ले ली। जगत सिंह नत्था सिंह के तबेले की ओर भाग गया, दीवार पर चढ़ने लगा। बंचित सिंह ने उसका बाजू पकड़कर उसे नीचे घसीट लिया। वे तबेले के फाटक के सामने खड़े होकर उन्हें ललकारने लगे। नत्था सिंह की माँ और ठाकुर, प्यारू, राजू और बीर की दादी ठाकरी को लड़ाई का पता चला तो वह लाठी टेकती और विलाप करती हुई
तबेले की ओर आ गई। उसका सारा शरीर कांप रहा था, चेहरों की झुर्रियों आंसुओं में भीगी हुई थी। जगत सिंह ने उसे देखा, परंतु पेशेवर इसके कि वह उसके से कुछ कहे। बच्चे सिंह रास्ता छोड़ता हुआ बोला, जा माई, अंदर चली जा। तेरे लड़के और पोतों ने करतार का खून किया है। उनसे सिर्फ यह कह दो कि अगर जाट की औलाद है तो बाहर आकर मर्दों की तरह लड़े। अगर किसी कमी की औलाद है तो उन्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। वह रोती हुई बोली, पुत्रों, मत लड़ो, मुझ बूढ़ी को मारकर अपना गुस्सा ठंडा कर लो। वह बंची सिंह के पाँव की ओर गिर कर झुक गई। ना माई, तू यह क्या कर रही है? तू हमारी माँ के समान है। जा, अंदर जाकर अपने पुत्र और पोतों को बाहर भेज। माई तबेले के बंद फाटक के बाहर बैठकर आवाज़ें देने लगी, वे पुत्रों, बाहर मत आना, दरवाज़ा मत खोलना। वह फाटक के साथ पीठ टेक कर बैठ गई। डर के मारे उसकी गीगी बंद गई थी। सब लोग काफ़ी दूर हटकर खड़े थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि नज़दीक जाकर उन्हें समझा बुझा सके। बच्चन सिंह ने क्रोध में भी होश नहीं खोया था। वह अपने हाथ में किरण पाल देख सोचने लगा कि अगर वह भी झगड़े में शरीक हो गया तो मुकदमा कौन लड़ेगा, इनसे बाद में बदला कौन लेगा। उसने अपने क्रोध और घृणा को पत्थर बनाकर सीने में छिपा लेना चाहिए, ताकि उसे हमेशा याद रहे कि उसने इनसे बदला लेना है। बंची सिंह ने अपनी किरण पाल बच्चन को दे दी और तहबंद को ढीला छोड़ा और कुर्ते के बाजू को नीचे गिराकर जरा पीछे हटकर खड़ा हो गया, जैसे इस झगड़े के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं है। जगत सिंह की गालियाँ ठाकुर, राजू और प्यारू के आत्मसम्मान पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। जब 11 साल पहले झगड़ा हुआ था, अगर उस वक्त आखिरी फैसला कर लिया होता तो पारसाल हमारी फसल को आग न लगती। आज शामलात, राजू तैयार हो जाओ, मंडासा बांध लो। ठाकुर ने अपने हाथ के बर्छे को पहुंच चुका है। ठाकुर ने अपने हाथ के बर्छे को देखते हुए कहा। उनका बाप नत्था से उन्हें रोक रहा था। वह उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां इस संसार की हर चीज़ से बहुत ज़्यादा मोह हो जाता है। दुर्घटनाएं खुरदरी और अक्खड़ तबीयत को भी नर्म कर देती हैं। इज्जत गई तो सब कुछ गया। इस देह को आखिर एक दिन मिट्टी में मिलना ही है। प्यारू ने किरण पार की धार देखते हुए कहा। बाहर जगत सिंह ने उन्हें गाली दी, तुम्हारी जनने वाली को तकिए में कमियों के सामने नंगा नचवाऊंगा, क्या तू अब भी नहीं जाने देगा? ठाकुर और प्यारू ने अपने पिता से कहा। वे खिड़की की तरफ लपके ताकि यह देख सके कि जगत सिंह के साथ और कौन कौन है। उन्होंने दूर बड़े रास्ते पर अपने छोटे भाई दर्शन को सिर पर चारे का गट्ठा रखे हुए आते देखा। अब तक उन्हें दर्शन का ध्यान नहीं आया था। दर्शन 15-16 वर्ष का उठता हुआ जवान था। उसकी मन से भींच रही थी और हड्डियां अभी फैल रही थी। बापू, वे दर्शन को घेर लेंगे। वह चारे का गट्ठा लिए तबेले की तरफ आ रहा है। दर्शन को शामलात की ओर मुड़ता देख ठाकुर फाटक की ओर बढ़ा। प्यारू और राजू लपक कर उसके पीछे भागे। नत्था से भी अपनी उम्र भूल गया और गंडा से उठाकर उसके पीछे पीछे दौड़ा। जगत सिंह उन्हें बाहर निकालते देख जग्गू और जागर को आवाज़ें देने लगा। दूर खड़े लोग और भी पीछे हट गए। 7 आदमियों की आवाज़ें इस तरह गूंजेगी जैसे मौत ने खुद आवाज़ दी हो। पलक झपकते ही किरण पाने चलने लगी। गंडासियाँ बर्छे और बल में बरसने लगी। वे एक दूसरे पर इस दीवानगी से वार करने लगे जैसे मकई कूट रहे हों।
जगत सिंह की गंडासी ठाकुर के बर्छे के साथ टकराकर टूटी और उसमें से ऐसी आवाज़ पैदा हुई जैसे पानी में झिंगुर बोला हो। बंचत सिंह उसकी ओर बढ़ा लेकिन फिर रुक गया। जगत सिंह ने लपक कर टूटी हुई गंडासी उठानी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि प्यारू की गंडासी उसके सिर पर पड़ी और चादर के मंडासे को चीरती हुई उसके सिर तक जा पहुंची। कुछ क्षणों के बाद ही जगत सिंह के सिर के पिछले बाल लाल हो गए। जागर ने प्यारू के पीछे जाकर बलम की चोट से उसे जमीन पर बिछा दिया। दूसरे ही क्षण ठाकुर का बर्छा जागर के कंधों पर पड़ा और साथ ही सिर पर राजू की बलम। वह दहाड़ता हुआ जमीन पर गिर गया। जगत सिंह जोर लगाकर उठा। उसने जग्गू से गंडासी पकड़ी और ठाकुर का सिर चीर उसे जमीन पर बिछा दिया। गंडासी की धार को लाल देख उसे अपार संतोष का अनुभव हुआ। उसने ठाकुर पर एक और वार किया, लेकिन राजू ने उसे अपनी बलम पर रोक लिया। गंडासी के बांस के 2 फांक हो गए। जगत सिंह जागर की बलम उठाने नीचे झुका तो राजू ने बलम पूरे जोर से घुमाकर जगत सिंह पर वार किया। जगत सिंह जमीन के साथ बीच गया और दर्द से करा उठा। उसने हाथ आगे बढ़ाकर टूटा हुआ बर्छा उठा पूरे जोर से राजू की ओर फेंका। वह उसकी रान में जाकर वहीं का हो गया। 6 जनों को खून में लथपथ देख बाकी लोगों का हौसला टूट गया। गुस्से का स्थान डर ने ले लिया। लड़ाई 5 मिनट से कम समय में ही खत्म हो गई, लेकिन इसने सबके मन प्राण को जैसे जड़ों से हिला दिया था। जगत सिंह एक और पड़ा मर रहे भैंसे की तरह एड़िया रगड़ रहा था। जागर, प्यारू और ठाकुर के हाथ खुले मुंह जैसे जमीन को चूम रहे थे। उनके शरीरों से गर्म खून बहकर जमीन को सींच रहा था। शामलात में अधमरे लोग, कराहें, खून में लिथड़े टूटे हुए हथियार और मक्खियों का बड़ा सा हुजूम था जो गोबर के ढेरों से उठकर वहां इकट्ठे हो गई थी। पाई, जगत सिंह की कमजोर आवाज आई। पाई, ठाकुर कराता हुआ मिमियाया। कुछ देर पहले वे नंगारों की तरह गरज रहे थे, लेकिन अब पानी भी ठीक ढंग से नहीं मांग सकते थे। जगत सिंह के गले से पानी खर खर का स्वर पैदा करता हुआ मुश्किल से नीचे उतरा। थोड़ी देर के बाद ही दोनों ओर की स्त्रियां रोती पीटती और विलाप करती हुई वहां आ गई। गम की शिद्दत ने उनके अंदर की नफरत को दबा दिया था और वे एक दूसरे को गालियां देने की बजाय अपनों को रो रही थी। जगत सिंह की पत्नी और करतार की माँ जसवंत कौर दूर से ही छाती पीटती हुई आई। अपने पति और पुत्र को लहू में लथपथ देख जसवंत कौर जोर जोर से विलाप करती हुई अपने बाल नोचने लगी। उसे देख अपने जख्मी बेटों के मुंह में पानी टपकाता हुआ नत्था सिंह सीधा खड़ा हो गया। यही कमजात इस सारे फिसाद की जड़ है। इसकी वजह से ही आज दूसरी बार खून बहा है। सोचते सोचते नत्था सिंह क्रोध में पागल हो उठा। वह अपनी किरण पार उठाकर जसवंत कौर को बहुत गंदी गालियां देता हुआ उसकी ओर भागा। इस कंजरी को मैं टांगों से फाड़ दो, फाड़ कर चीर दूंगा। इसकी बोटी बोटी करके कुत्तों और कौओं को खिलाऊंगा। पागल हो क्या? नत्था सिंह के चचेरे भाई भगवान सिंह ने उसे अपने बाजुओं में लेटते हुए कहा। छोड़ दे मुझे भगवान सिंह, आज मुझे इस 2 मुही सापनी का खून करने दे। नत्था सिंह अपने आप को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मारता हुआ बोला। भगवान सिंह और कुछ अन्य लोगों ने नत्था सिंह से घुटना मरोड़कर किरण पार छीन ली और उसे घसीटकर दूर ले गए। नत्था सिंह की गालियां सुनकर बंची सिंह भी भड़क उठा। उसने
बच्चन के हाथ से किरण पार ले ली और हवा में लहराता हुआ नत्था सिंह की ओर दौड़ा। मेला सिंह और सरदार सिंह ने उसे पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लाए। मेला सिंह हाँफता हुआ बोला, बंची सिंह, क्या पागल हो गया है? बहुत लड़ लिए, अब जख्मियों की सुध ले, इन्हें अस्पताल पहुंचाना है। कुछ क्षणों के पश्चात तनातनी खत्म हो गई और वातावरण पर एक बार फिर जख्मियों की कराही छा गई। दोनों पक्षों का ध्यान जख्मियों की ओर खींच गया। क्रोध और लड़ाई की गर्मी का स्थान भय ने ले रहा था। दोनों पक्ष अपने अपने जख्मियों को अस्पताल ले जाने की तैयारियां करने लगा। जख्मियों के जख्मों पर शराब में भिगोया लोगड़ कसकर बांध दिया गया ताकि अधिक खून न बहे। थोड़ी ही देर में बचत सिंह की बैलगाड़ी आ गई। गाड़ी पर खेस तानकर छत बना दी गई। नीचे पुरानी रजाइयों, ऊपर पराली और इस पर खेस बिछा दिया गया। गाड़ी के अंदर एक और पानी का घड़ा पड़ा था। बंची सिंह ने 2 आदमियों की मदद से करतार, जगत सिंह और जागर को गड्ढे में लिटा दिया। जसवंत कौर भी गड्ढे के अंदर बैठ गई। बच्चन गड्ढा हाँकने लगा। बचित सिंह ने आगे बढ़कर तंदुरुस्त बैलों की जोड़ी के गलों से घुंघरूओं के पट्टे उतार दिए। उसके साथ मोहल्ले के 4-6 आदमी गड्ढे के पीछे पीछे शहर के अस्पताल की ओर चलने लगे। कुछ क्षणों के पश्चात नत्था सिंह की बैलगाड़ी भी तबेले से बाहर आ गई और प्यारू, राजू और ठाकुर को लिटाकर बंची सिंह के गड्ढे के पीछे पीछे हाँक दिया। दोनों के नीचे लहू और पानी की मिली जुली बूंदें टपक रही थी। करीह करीह की आवाज़ पैदा करते हुए दोनों गड्ढे मंद गति से आगे बढ़ रहे थे। अगला भाग आपको मैं बहुत जल्द सुनाऊंगी। धन्यवाद।